हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप सभी को इनकम टैक्स में इस टॉपिक पे सब कुछ जानने के लिए सिलेबस में यूनिट सेकंड अलॉट की गई है और उस यूनिट में आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं एज वेल एज आपको कैलकुलेशंस के सारे रूल्स भी दिए गए हैं। तो जस्ट टू हेल्प यू आउट आई हैव ट्राइड टू सम अप द रूल्स एंड आई हैव टेकन द हेल्प फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उनकी जो वेबसाइट है उस पे ट्यूटोरियल्स में हमें सारे कंटेंट्स उपलब्ध होते हैं। उन्हीं कंटेंट्स को साथ में यूज करते हुए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है ताकि आप लोग अपनी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको थोड़ा आसानी से प्रिपेयर कर पाए। तो लेट अस स्टार्ट एंड तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ अ लेट आउट प्रॉपर्टी, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। आपको 3 स्टेप्स इसमें लेना है। सबसे पहला काम जो स्टेप 1 है वो है टू कंप्यूट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी आप उस हाउस प्रॉपर्टी का एक संभावित किराया कैलकुलेट करें। ये ही बेसिक पॉइंट है जहां पे हमको कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत होगी बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। और 2 नंबर पे जो आपको स्टेप लेना है वो रहेगा कि अब आप ये कैलकुलेट करें कि एक्चुअल रेंट क्या है प्रॉपर्टी का। ये थोड़ा आसान है क्योंकि एक्चुअल रेंट या वास्तविक किराया आपको क्वेश्चंस में दिया ही रहता है, जितने रुपए पर भी मकान किराए पे उठाया गया है। इन दोनों की मदद से हमको कंप्यूट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी सकल वार्षिक मूल्य। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे, उसकी टैक्सेबल इनकम हमें निकालना है, तो हमको किस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे पहुंचना है वो हम जाने। पहली स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। इसके लिए हमको जो पॉइंट्स यूज करना है, हम ये देखें कि
हमारे पास म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या है उस प्रॉपर्टी का। आपको क्वेश्चन में कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे कि उस मकान संपत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, उसका एक उचित किराया, उसका वास्तविक किराया, और कुछ कुछ केसेस में आपको स्टैंडर्ड रेंट या मानक किराया भी मिलेगा। अब इन सब बातों को हम एक एक करके समझते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि हमको म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कहाँ से मिलेगा? नगरपालिका मूल्यांकन। तो नगरपालिका मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जो कि जितने भी नगर में मकान होते हैं उन सब के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी का एक टैक्स लगता है। तो म्यूनिसिपल टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, आपकी कलेक्ट्रेट और आपके जो तहसील कार्यालय होते हैं, उन सब के थ्रू एक सर्वे होता है सारी बिल्डिंग्स का, सारे एरियाज का, और उस सर्वे के बेस पे उस पर्टिकुलर रीजन में जो भी संपत्तियां हैं, मकान संपत्तियां हैं, उनका एक वैल्यूएशन किया जाता है। इस वैल्यूएशन को हम म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कहते हैं, और इसी वैल्यूएशन के बेसिस पे म्यूनिसिपल टैक्स उस मकान संपत्ति का तय होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो नगरपालिका मूल्यांकन का 2% था। तो आप टैक्स की राशि जब भी निकालेंगे तो उसको आपको म्यूनिसिपल वैल्यूएशन पर ही बेस्ड करना होगा। अब म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हमें मिल गया। फेयर रेंट नंबर 2 पे हमको चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जब करनी है संभावित किराए की, तो उसके लिए आपको म्यूनिसिपल वैल्यूएशन भी चाहिए, फेयर रेंट भी चाहिए और एक्चुअल रेंट भी चाहिए। तो फेयर रेंट जो है वो एक ऐसा किराया है जिस पे सामान्य रूप में मकान आपका किराए पे उठाया जा सकता है। ये एक एस्टिमेशन जैसा फिगर होता है, क्योंकि एस्टिमेशन इसलिए इसको हम बोल रहे हैं, यदि हम इसको किराए पे उठाना चाहते हैं किसी भी मकान संपत्ति को, तो नॉर्मली कोई भी रेट तय करने के पहले हम ये देखते हैं कि भाई जो आजू बाजू में मकान है उनका क्या किराया जा रहा है, अगर वो इसी तरह की एकोमोडेशन वाले हैं। तो नॉर्मल एक रेंट जो तय होता है ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग बिल्डिंग्स और सराउंडिंग एरियाज लोकेशंस, उसको हम फेयर रेंट बोलते हैं, या उचित किराया, यानी सामान्य रूप में जितने किराए पे हम मानते हैं कि हमारा मकान किराए पे उठाया जा सकता है, वो होता है उचित किराया। तो आपने जाना कि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन यानी नगरपालिका मूल्यांकन कैसा होता है, कहाँ से उसे हम प्राप्त करेंगे। फिर हमारे पास आ गया उचित किराया। ये दोनों चीजों में हमें कैलकुलेशन करनी है। इन दोनों में जो ज्यादा हो वो आपका हो जाता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आप यहाँ पे देखिए, ये लिखा है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें जो ज्यादा होगा किसमें? म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। दोनों चीजें आपके पास है, इन दोनों में जो ज्यादा हो वो आप निकाल लीजिए, उसको अब आप कहेंगे एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट। ये फर्स्ट स्टेप हमारी पूरी हो गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक बिंदु और आपको ध्यान देना है कि यदि मकान संपत्ति किसी ऐसे शहर, किसी ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, तो आपको वहां पर एक और शब्द मिलेगा, स्टैंडर्ड रेंट या मानक किराया। अब ये मानक किराया क्या होता है? ये एक ऐसा किराया होता है जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत डिटरमाइन किया जाता है। इसकी राशि एक फिक्स होती है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह का स्टैंडर्ड रेंट इतना है, ये आपकी अथॉरिटीज के थ्रू फिक्स होता है रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यदि आपका जो मकान है वो ऐसे शहर में है जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, तो जब हम ये 2 पॉइंट्स लेके एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट निकाल रहे हैं इन दोनों से, अब इन दोनों में आपने हायर वाला पॉइंट लिया, यानी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट में दोनों में जो ज्यादा हो वो एक आपके पास यहाँ पे फिगर आ जाता है। यदि स्टैंडर्ड रेंट आपके पास क्वेश्चन में है, तो आपको उस स्टैंडर्ड रेंट के साथ इसको कैलकुलेशन को चेक करना है कि जो भी राशि आपके पास आई है एक्सपेक्टेड रेंट की, वो आपके इस मानक किराए से कम हो। किसी भी परिस्थिति में हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हमारे स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यदि मानक किराया दिया है क्वेश्चन में, तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला काम आप म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ले लें, दूसरा काम आप फेयर रेंट ले लें। इन दोनों में जो ज्यादा हो वो आप निकाल लीजिए। यदि सामान्य जगह का मकान है तो यही आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन यदि रेंट कंट्रोल एक्ट की बात आई और इसी क्वेश्चन में आपको मानक किराया दिया है, तब आपको एक और काम करना है कि जो अभी आपने राशि निकाली है उसको आप एसआर यानी स्टैंडर्ड रेंट से
एक बार कैलकुलेट करके कंपेयर करके देख लीजिए, इन दोनों में जो कम होगा वो राशि हमारी एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बनेगी। आई होप आप ये बात ध्यान रख पाएंगे कि मानक किराया जहां है मतलब वो जगह आपकी रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आती है, केवल यहीं पर आपको ध्यान देना है। इतने बिंदुओं को जब आप क्लियर कर लेंगे तब आपके पास रहेगा एक एक्सपेक्टेड रेंट। इस एक्सपेक्टेड रेंट को आपको एक्चुअल रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करके कंपेयर करके देखना है। इन दोनों में फिर अब आपके पास जो चीज ज्यादा आई वो हो जाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी सकल वार्षिक मूल्य। अब जब आप इस मकान का सकल वार्षिक मूल्य प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जो कैलकुलेशन है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की उसको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना रहेगा। ये फॉर्मेट भी बहुत छोटा और सिंपल सा है, इसको हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसका अमाउंट डालेंगे। अब ये ध्यान दीजिए कि GAV सकल वार्षिक मूल्य से एनुअल वैल्यू, ये जो नेट एनुअल वैल्यू है, यहां तक आने की प्रोसेस में एक डिडक्शन आपकी होगी म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई म्यूनिसिपल टैक्स का भुगतान किया गया है वास्तव में तो ही आप उसकी डिडक्शन देंगे। तो GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्स और आपके पास आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, इसको हम कहते हैं वार्षिक मूल्य। कई बार प्रश्न आता है कि मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण हम कैसे करते हैं या सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो आपको बताना रहेगा कि टू कैलकुलेट GAV और AV राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए क्या करना है, तो फिर आप बताएंगे कि भाई आप देखो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट दोनों में जो ज्यादा है उसे निकालिए। फिर इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट यदि है तो उससे करिए, अगर जो राशि कम है वो आपकी एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगी। अब आप एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर कर लीजिए, दोनों में जो ज्यादा है वो आपका GAV हो जाएगा। GAV में से आपने म्यूनिसिपल टैक्स की एक डिडक्शन देनी है, बट यहाँ भी ध्यान दीजिए यदि भुगतान किया है तो ही देना है। कोई भी कर यदि भुगतान नहीं किया तो फिर आपको उसकी कोई डिडक्शन नहीं देनी है। कर की डिडक्शन देने के बाद आपके पास आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से मकान संपत्ति के शीर्षक में केवल और केवल दो ही अधिकतम डिडक्शन है जो हम दे सकते हैं। इन दोनों डिडक्शन में पहली डिडक्शन जो आपकी रहेगी वो होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन या मानक कटौती। ये फिक्स है 30% ऑफ AV। 30% ध्यान देना, ये इस फिगर का 30% बनेगा। एनुअल वैल्यू जो हमने निकाला बिल्कुल एग्जैक्ट उसका 30% निकाल लीजिए। ये अमाउंट की डिडक्शन इसलिए दी जाती है कि सामान्य रूप में किसी भी मकान संपत्ति को जब हम उसका रख रखाव करते हैं, चाहे किराए पे भी उठा रहे हैं और इनकम हो रही है, तो भी खर्च तो मकान मालिक को करना होता है। तो उसकी मरम्मत हो गया, कलरिंग हो गया, कुछ इस तरह के खर्चों पे खर्च होता है, इसलिए 30% उसमें से डिडक्शन दिया जाता है। दूसरी जो अंतिम एक डिडक्शन है वो है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल, या तो मकान को परचेस करने के लिए या मकान को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। दोनों में से किसी भी पर्पज से यदि मकान के लिए कोई लोन लिया जाता है, उस लोन पे ब्याज का भुगतान अगर करदाता कर रहा है तो ब्याज के भुगतान की डिडक्शन करदाता को मिलती है। इसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। हाँ, यदि आपका जो लोन है वो 1999 के पहले का है तो मैक्सिमम लिमिट इसकी 30,000 रहेगी। 1999 के बाद में अगर लोन लिया है तो अप टू 2 लाख रुपीज हम इसकी डिडक्शन करदाता को फॉर द इंटरेस्ट देते हैं। तो एनुअल वैल्यू हमारे पास आई। इस एनुअल वैल्यू में से हमने एक एनुअल वैल्यू की डिडक्शन 30% करके स्टैंडर्ड के रूप में दी, और एक यदि आपने कोई लोन लिया, ब्याज है उस पर, तो उसकी कटौती देते हैं। बस ये 2 कटौती हम दे देंगे, जो राशि बची ये हो गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।